हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिलेशन का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम इससे पहले वाले जो पार्ट था रिलेशन का, उसमें हमने जो अपना बेसिक था वो देख लिया था। और बेसिक में हमने देखा था डोमेन, रेंज, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव नेचर, इक्विवेलेंस नेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार के रिलेशन हमारे होते हैं। और एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ा था और कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। और होपफुली मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपने वो वाला वीडियो देख लिया है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ही न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इफ a इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 2 4 c equals to 4 5 find a cross b intersection c। a cross b intersection c, ये जो सवाल मैं दे रहा हूं इनके हर एक के मेरे पास 4 ऑप्शन भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शन भी लिख सकता हूं, लेकिन अपनी तरफ से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, ये वाला तो वैसे भी इजी केस है, तो ये आसानी से हो जाना चाहिए। तो पहले a देख लेते हैं। a क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी है। यहाँ पर 6 लाना है, साइन है प्लस का यहाँ पर, और जब प्लस का साइन होता है तो बीच वाले नंबर को जोड़ करके लिखा जाता है 2 + 3 x plus 6 equals to 0, x square minus 2x minus 3x plus 6 equals to 0। तो एक इक्वेशन बनी आपकी x minus 2, एक बनी x minus 3। होपफुली आपको ये समझ में आया। नहीं आया तो एक लाइन और स्टेप लिख देता हूं मैं। यहाँ से x कॉमन लिया, x minus 2, और -3 कॉमन लिया, x minus 3 equals to 0। एक इक्वेशन बनी आपकी x minus 2, x minus 3 equals to 0, और ठीक से देखा जाए तो x equals to 2 और 3 आ रहा है। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे रखेंगे, तो 2 और 3 आपके इसके रूट्स आए हैं। ये आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो a की जो वैल्यू आई है वो आई है 2,3। ठीक, b की वैल्यू दे रखी है 2,4। ठीक, b की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2,4, और c की दे रखी है 4,5। तो हम b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। b इंटरसेक्शन c निकालना है। यहाँ पर देखिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो b और c में कॉमन क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से 4 कॉमन आ रहा है, तो b इंटरसेक्शन c आ गया आपका 4। ठीक, इसके बाद हमें निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, यानी कि a के साथ क्रॉस करना है b इंटरसेक्शन c को। कर लीजिए, तो b इंटरसेक्शन c आपका है 4। तो अब इस वैल्यूज को लिख देंगे 2, पहला 2 4 और दूसरा 3 4, दूसरा आ गया है 3 4। ये आपका रिलेशन लिखा जा चुका है। ये केस आपने, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा पहले वाले में सिखा दिया था, 2 4 3 4। ठीक, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये होपफुली आपका हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट दिया हुआ y इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 3 4 5, 3 4 और 5, एंड 5 डिनोट द नल सेट। और इनके साथ में 5 भी दिया हुआ है, 5 denote the null set if a cross b denotes the Cartesian product, if a cross b denote Cartesian product। ठीक, of set a and b, then पूछा क्या है y cross a intersection y cross b। चलिए, पूछा क्या है y क्रॉस ए, y क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है y का इसके साथ, और y का इंटरसेक्शन है
बी के साथ, इसे इंटरसेक्शन को हटा देते हैं, यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है बेटा, ठीक। इसके चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका y, सेकंड ऑप्शन है a, थर्ड ऑप्शन है b, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। चलिए देखिए जरा, y क्रॉस से आसानी से आप लिख सकते हैं, y क्रॉस से y का a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको लिखना हो, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बोलता हूं बेटा, तो 1 1 1 2, देखिए जरा 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 और 6 2 और 6 2। ये जो आया है ये 1 का इसके साथ आया y क्रॉस a, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं तो y क्रॉस b क्या जाएगा, y क्रॉस b, इसका हालांकि एक और फॉर्मूला है, इसे मैं दोबारा एक बार और करके दिखाऊंगा आपको। अगर y क्रॉस b आपको लिखना हो तो क्या आएगा, एक बार 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5, देखिए जरा 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5, 1 के साथ 5, ठीक। अब इस चीज को पहले वाले में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अब 1 के साथ में तो कुछ कॉमन आया है, जब 1 के साथ में ही दूसरा एलिमेंट 3 4 5 आ गया तो 2 के साथ में भी 3 4 5 आने वाला है। सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से अलग है, तो इन दोनों में जो कॉमन आने वाला है, कॉमन तो कुछ आने ही वाला नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है, कॉमन निकालना है, और जब कॉमन नहीं आने वाला तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला 5। इस चीज को हम एक तरीके से और भी देख सकते थे, इसको मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूं, y क्रॉस a इंटरसेक्शन, y क्रॉस a इंटरसेक्शन b, y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b। अगर मैं इसे लिखूं, y तो इन दोनों में कॉमन ही है रहा, y यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसे मैंने y क्रॉस a इंटरसेक्शन b लिखा, आप जानते हैं y क्रॉस, और a और b में इंटरसेक्शन निकाला, a में और b में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा 5। और अगर किसी भी दो सेट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में 5 आ जाता है। रीजन बिहाइंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लेते हैं कि y के पास दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, ये वाले सभी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। लेकिन 5 के पास कितने एलिमेंट हैं, 5 के पास एक भी एलिमेंट नहीं है, और रिलेशन तैयार करने के लिए कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए। 1 पहला एलिमेंट हो गया 1, दूसरा एलिमेंट जब ये किसी के साथ जाएगा तो वो एलिमेंट वहां पर उपस्थित होना चाहिए, यानी कि 0 भी होगी तो भी काम चल जाएगा, 1,0 आप लिख देंगे। और दूसरा एलिमेंट अगर है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, उस केस में ये रिलेशन अधूरा रह गया और तैयार नहीं हो पाया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा हो गया आपका 5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट केस की तरफ, इसका आंसर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गिवन a equals to 1 2 3 4 5 6, बेटा शुरुआत में हम थोड़े इजी क्वेश्चन करा के चलेंगे, फिर आगे आगे धीरे धीरे इनकी जो लेवल है वो अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। Define a relation R from, define a relation R from A to A, A to A का A में ही रिलेशन है, और R की वैल्यू दी है R equals to x y, where y equals to x plus 1, और then डोमेन ऑफ आर, देन डोमेन पूछा है इस क्वेश्चन का, क्या डोमेन ऑफ आर। देखिए जरा क्वेश्चन को, डोमेन ऑफ आर। अब तक तो होपफुली आपने कोशिश करनी शुरू कर दी होगी।
डोमेन के लिए दो पार्ट चाहिए होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए और बी भी आपका जो है वो ए से ही रिलेटेड है, यानी कि y का जो कंपोनेंट आएगा वो भी इसमें ही आएगा और x का कंपोनेंट भी इसमें ही आएगा। इन्होंने बोला कि दोनों के दोनों ए से ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ए में आ जाएंगे सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ये मान लेते हैं। हमारे पास ये लेने की संभावनाएं हैं, लेकिन हमें लेना कितना है? हमने बोला कि y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? x+1। चलिए y की वैल्यू x+1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 2 और 1 3, 3 और 1 4, +1 5, 5 + 1 6, कितना आया 6, और 6 + 1 7, 7 तो है ही नहीं, इसे हटा देते हैं फिलहाल। अब ये वाला रिलेशन तैयार नहीं हो पाया, मतलब कि 6 आपका तैयार नहीं हो पाया। रिलेशन कौन कौन से तैयार हो गए? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसका रिलेशन तैयार हुआ किसके साथ? इसके साथ 2 3 4 5 6 के साथ। तो आपका जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, ये चीज क्लियर है? x की वो सभी वैल्यू, आराम से सोचिए, x की वो सभी वैल्यू जो y के साथ रिलेशन में हो, या y की वो सभी वैल्यू जो x के साथ रिलेशन में होंगी, वो आपकी डोमेन या रेंज का हिस्सा बनेगी। हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं, ठीक, तो इसमें से जिन्होंने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया, अब समस्या यह है कि यहाँ पर 7 आ तो सकता है, लेकिन y भी इन्होंने बोला है कि y किससे रिलेट कर रहा है? दोनों के दोनों इससे रिलेशन में है, ठीक, y भी आपका इसी से रिलेशन में है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 इसका डोमेन है। अगर रेंज निकालनी हो तो रेंज आ जाएगी 2 3 4 5 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। If the relation R is defined by, if the relation R is defined by R equals to xy such that 2x square plus 3y square less than or equals to 6, ये एक रिलेशन बोल दिया। Then the domain of R is, then domain of R, then domain of R पूछा गया आपसे, और domain of the relation मतलब कि इसमें ऑप्शन भी चलिए मैं आपके लिए निकाल देता हूं और आप आसानी से इसे कर भी पाएंगे। -3 से 3, सेकंड -√3 से 3, थर्ड ऑप्शन -√2 से √2, फोर्थ ऑप्शन -2 से 2। चलिए केस को देखिए, जरा करने की कोशिश कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं उन्हें इनइक्वालिटी वाले वो भी एक साथ लेकर के इसे इजी इक्वेशन में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए इस दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, इस तरफ भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरफ भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 6 जब हम करेंगे और इस तरफ 1 आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1। देखिए बेटा से x स्क्वायर अपॉन 3, ये चीज क्लियर है। जब हम 2x स्क्वायर के नीचे 6 रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3, x स्क्वायर अपॉन 3 y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1। सेम केस लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ 6 से डिवाइड किया। अब इस सब में इन्होंने लेस देन के साथ इक्वल्स टू भी लगाया है, इस चीज पर भी ध्यान रखेंगे। क्या ये साइन किसके लगा हुआ है? इक्वल्स टू, या तो लेस हो सकता है या इक्वल्स टू में आ सकता है। सपोज करो मैं इसमें से किसी की वैल्यू रख के देखता हूं, -3 की वैल्यू रख के देखता हूं x स्क्वायर की जगह पर। चलिए x स्क्वायर की जगह पर जब मैं
-3 रखूंगा या 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो 3 3 जा 9। अब ये 3 इस तरफ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 1 माइनस 3, तो ये आपका आ गया माइनस का 2, y स्क्वायर अपॉन 2 वो भी माइनस का 2। क्या माइनस का 2 जब यहां पर आ गया तो सीधी सी बात है ये वैसे ही y स्क्वायर है। अब जब ये y स्क्वायर है तो इनइक्वालिटी ग्रेटर की तरफ चली गई। इनइक्वालिटी कैसे चली गई? ग्रेटर की साइड में, और ये अपनी इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर पाया तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? एक लाइन का आंसर हो गया ये। जब क्योंकि y स्क्वायर कैसा है? y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, y स्क्वायर कैसा? हमेशा पॉजिटिव रहने वाला। उसके ऊपर स्क्वायर लगा भाई, आप नेगेटिव रखो तब भी पॉजिटिव आने वाला, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। बात करते हैं इसकी -√3 से √3। ये जो सबके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सॉरी क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब कि इन्हें हमें काउंट करना है। अब इसी की जगह √3 रखने की कोशिश करते हैं। √3 का स्क्वायर वो भी माइनस का अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये वाली जो टर्म हो गई ये हो गई आपकी 3 अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये वाली टर्म हो गई 1। तो y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 और लेस देन इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इन्होंने निकाली है लेस देन इक्वल्स टू 0। संभव है, आसान है, क्योंकि y की जब वैल्यू 0 आएगी तो वो 0 का स्क्वायर 0 आ सकती है। इन्होंने इक्वालिटी को होल्ड किया हुआ है, इसीलिए हम इससे छोटी टर्म भी नहीं काउंट कर सकते। y स्क्वायर की वैल्यू क्या ली है? सॉरी, इन्होंने इक्वालिटी लगा रखी है तो इसलिए हमें इक्वल का भी ध्यान रख के लेके चलना पड़ेगा। तो आपका -√3 से √3 आपका आसानी से आ सकता है। अदरवाइज जो आपका √2 वाला केस है, √2 वाला केस भी इसी के अंदर आ जाएगा। समस्या यहां हो गई कि इन्होंने इक्वल्स टू लगा रखी है। अगर इक्वल्स टू की जगह ये सिर्फ लेस देन हो जाता तब ये इक्वल्स टू वाला केस होल्ड नहीं कर पाता। उस केस में आपको इससे छोटे वाले केस पर निकलना पड़ता। ये वाला तो वैसे ही होल्ड नहीं करेगा, इसे आप आसानी से रख के देख सकते हैं। 4/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। 4/3 को इधर भेजोगे नेगेटिव टर्म आ जाएगी, और 1 माइनस 4/3 ये नेगेटिव टर्म आ गई, -1/3 आ गई आपकी, है ना। तो माइनस नेगेटिव तो y स्क्वायर अपने आप ही होल्ड नहीं करेगा, तो उस केस में जो डोमेन आया वो आया आपका -√3 से √3। ठीक, तो ऐसे केसेस में आप आसानी से ऑप्शन मिलाकर भी कर सकते हैं, ये हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ केस है आपका if z and rez, if f equals to z and rez and z belongs to this, z belongs to complex number, ठीक, is a reflexive relation, is a reflexive relation, reflexive relation आप जानते हैं किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर या z या c जो भी दे रखा हो वो एक सेट से रिलेशन में आएगा, और उसके दोनों एलिमेंट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, रिलेशन ऑन ए सबसेट ऑफ c एंड c इज a complex number, c is a complex number। C कैसा दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर। द डोमेन ऑफ f, द डोमेन ऑफ फंक्शन f इज, ऑप्शन भी दिए हुए 4, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा रियल और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और केस आपका बहुत क्लियर है और 1 मिनट में आने वाला आंसर है। और पहला केस दिया हुआ है z, आप जानते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम a प्लस आयोटा भी कहते हैं। ठीक,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं हम जब हमारा x और y की जगह पर क्या आ जाए, x ही आ जाए, x बिलोंग्स टू रिलेशन में आ जाए। रियल नंबर नहीं बोल रहा हूं, ये रिलेशन के लिए लगाया जाता है। अब यहां पर रिलेशन क्या बोल रखा है, ये रिलेशन में है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेशन में लिख देता हूं। चलिए इसे, ठीक, जब दोनों ही एलिमेंट कैसे हो, एक जैसे हो, जब बोथ एलिमेंट कैसे हो, एक जैसे हो, ये लीजिए, ठीक। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक ए और एक आयोटा बी, है ना। ए क्या है, एक आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट। बी क्या है, बी क्योंकि आयोटा के साथ लगा हुआ है, कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। इन्होंने पहला एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी दिया हुआ है, दूसरा एलिमेंट बोला है आरईजेड। आरईजेड का मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वाला पार्ट, आरईजेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट है आपका ए। अब ये जो रिलेशन है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ए प्लस आयोटा बी और ए, ये दोनों समान है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव नेचर को बिहेव कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ए प्लस आयोटा बी के केस में ये वाला केस तो शून्य होने वाला है, ये तो केस गायब भी हो गया। अब ये इक्वलिटी को कब होल्ड करेगा, जब आपके पास यहां पर भी ए होगा, इमेजिनरी टर्म नहीं होगी, ए और ए आएगा। और ए की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ए की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब रियल कुछ भी, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो यहां आ गया। रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू आपकी नेगेटिव में भी आ सकती है, -3 प्लस आयोटा बी, पॉजिटिव में भी आ सकती है, प्लस आयोटा 2 या 2i, 2 प्लस 5i भी आ सकती है। अगर आप चाहें तो रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं, √2 प्लस 3i, ये एक रैशनल नंबर, और सॉरी रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। और ये रैशनल नंबर भी आ सकती है 1/2 प्लस 3/2i या 3/4i, ऐसा कोई केस भी बन सकता है। तो जो आपका ए है वो रैशनल, इरैशनल, नेचुरल और नॉन नेचुरल, नेगेटिव और पॉजिटिव सब इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ए जो डिपेंड करेगा वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो एक बारी में ही टिक हो जाना चाहिए था कि इसकी वैल्यू रियल आएगी, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट तो हमने 0 कर दिया, पहला वाला बचा है, और इसको आप कुछ भी रख सकते हैं आसानी से, आपको जानते ही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने पढ़ाएंगे बेटा, ये आपका 5th या 6th चैप्टर होगा इसी का ही, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जरूर आएंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा, हमें लगा कि ये सवाल करा देना चाहिए इसलिए करा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लगा हो तो थोड़ा एस्किप कर जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, आई थिंक 6 क्वेश्चन है ये। डोमेन ऑफ R is R इक्वल्स टू, फंक्शन दिया हुआ है x 1/x, x और 1/x, where x belongs to 0 to 6, कहां गया सवाल, and x belongs to z। चलो ऑप्शन में दे देता हूं आपके सामने, 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 4 5। तो बेटा इसका थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका 1 1/2 1/3 1/4 1/5, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपका 3 4 5। चलिए इस केस में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर दी है, 0 से लेकर 6 तक, और वो भी कैसा इंटरवल है आपका, ओपन इंटरवल काम कर रहा है। ओपन इंटरवल का मतलब इन दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक। ओपन करिए इसे जरा, 0 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों को काउंट नहीं करना है। बचा क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 बचा, और
इसी की वैल्यू हमारे पास संभव है रखनी है, और इसके पास और कोई वैल्यू तो रखनी नहीं है। तो फिलहाल हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, या x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 और 5। अगर आपको इसकी रेंज निकालनी हो तो रेंज के केस में इसी फंक्शन में इसकी वैल्यू रख दीजिए। 1 की जगह जब आप 1 रखेंगे, यानी कि 1/x की जगह पर, दूसरा केस क्या दिया होगा, 1/x दिया होगा ना, जब आप 1/x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 1/4 और 1/5। जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो आपका हो गया डोमेन, और जो आपका ये वाला केस हो गया, ये आपका हो गया रेंज। ठीक, डोमेन और रेंज दोनों ही इस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बस इसलिए यहाँ पर 1/2 1/3 लगा दिया कि बच्चे को लगेगा कि कितना अच्छा सवाल है और यही इसका ऑप्शन हो सकता है। 1/x दिया हुआ है तो वो एकदम धड़ाक से टिक करेगा, और हमारा ये डोमेन है और ये आपका रेंज में आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया। इफ r इक्वल्स टू एक्स वाई, सेवन क्वेश्चन है। इफ r इक्वल्स टू एक्स वाई, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब आप जानते ही हैं इंटीजर नंबर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सेम केस ही आगे लगता है, लेस देन इक्वल्स टू 4 इज ए रिलेशन इन जेड, इज ए रिलेशन इन जेड, डोमेन ऑफ आर, द डोमेन ऑफ आर इज, आर की डोमेन क्या है ये पूछा गया है, और फर्स्ट ऑप्शन 0 1 2, 0 -1 -1 2, -2 0 2 और 1 2 3। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, और इसकी डोमेन पूछी गई है कहां से कहां तक लाई करेगी। सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, ये अभी भी बिल्कुल हाल फिलहाल में करा हुआ केस है। हम x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, z बोला है क्या, z मतलब इंटीजर बोला है, नेगेटिव में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। अब अगर x की वैल्यू सपोज करूं मैं एक ऐसी टर्म लूं जो इससे बड़ी हो, ये क्या है फिलहाल आपके लिए 4 है, इससे बड़ी केस हो, इससे बड़ा केस जैसे कि 3 का ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर 9 हो, तो जैसे ही ये इस तरफ जाएगा 4 9 करेगा, 4 9 नेगेटिव 5 हो जाएगा, और नेगेटिव 5 बाय स्क्वायर होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली टर्म है। एक ही लाइन में ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर इक्वल, यहां पर जो इक्वल टू का साइन है लेस देन इक्वल्स टू, इसको होल्ड करते हैं तो यहां पर 4 लगाना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 4 4 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली टर्म आ गई। तो पहला केस संभव है कि इसका एक ऑप्शन 2 आ जाए, एक ऑप्शन आपका 2 आ जाए। ठीक, जब आप यहां पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, आसानी से केस होल्ड कर पाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। एक ऑप्शन आपका 0 भी आ सकता है, तो पहला केस भी संभव लग रहा है। जब आप इसे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, y स्क्वायर 4 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 3, y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 3। अब अगर इसे आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट वैसे तो निकाला जाएगा नहीं, फिर भी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर।
और इरेशनल नंबर इंटीजर में आता ही नहीं है। समस्या क्या हो गई हमारे पास कि हमने ये नहीं देखा। जब आपने किया सोल्व तो आपको ये देखना चाहिए था कि वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से कर रहा है, जेड से कर रहा है। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम इंटीजर से के साथ जाएंगे, इंटीजर के साथ मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन वो इरेशनल नहीं होना चाहिए और रैशनल भी नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 भी, ठीक। तो ये आ गया आपका इरेशनल, तो इसी वजह से 1 को काउंट नहीं कर सकते। तो ये वाला 1 भी काउंट नहीं होगा, ये वाला 1 भी काउंट नहीं होगा, और 3 तो वैसे ही काउंट नहीं होगा। एक ही लाइन में काम खत्म हो गया आपका, -2 भी काउंट आसानी से हो जाएगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन आपका उत्तर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। if a set, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं आसान सा। if a set A has an element, then the number of relation defined on A is, चलिए इस सवाल को जल्दी से इसकी जगह पर पहुंचाइए और इसका आंसर बताइए, कोशिश करिए। मैं इतने इंक डाल देता हूं, बस 1 मिनट का काम है। टू की पावर n, 2 की पावर 2n, 2 की पावर n स्क्वायर और 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। इस सवाल को आप आसानी से दे सकते हैं। और हमने क्या सीखा है इससे पहले कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्या नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? वो नंबर ऑफ सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट जो सबके साथ सेट हो जाए, मतलब कि उसका छोटा हिस्सा, छोटा भाई बन जाए। सर दूसरा वाला सेट मत समझना इसे आप। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट को कहा जाएगा। अब सबसेट की संख्या आप जानते हैं 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n, ठीक। अगर इन्होंने बोला होता कि n एलिमेंट हैं तब, लेकिन एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है a का a के साथ। अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में कितने एलिमेंट होते हैं? जब हमने a क्रॉस b पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अगर a के पास p एलिमेंट है और b के पास q एलिमेंट है तो a क्रॉस b के पास कितने एलिमेंट हो गए? p q एलिमेंट हो गए। तब आपने कहा था कि इसके अंदर जो रिलेशन तैयार होंगे, और वो रिलेशन आपने बताए थे 2 की पावर p q होंगे। यही बताया था ना, 2 की पावर क्या होंगे? p q। दो सेट A और B, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या उन दोनों का रिलेशन A क्रॉस B आता है और P Q एलिमेंट आता है, और रिलेशन में कितनी वैल्यू आ जाती है? 2 की पावर P Q। यहां पर इन्होंने एक ही सेट बोला है, उसका उसी के साथ रिलेशन बोला है। तो n इंटू n, तो क्या आ गया आपका n स्क्वायर, और 2 की पावर n जो फॉर्मूला है, और P Q की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर यहाँ का आपका आंसर हो गया 2 की पावर n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर है। तो जो 2 की पावर n सोच रहे थे वो एक बार और ध्यान से देखें, n इंटू n स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, a equals to 1 2 3 4 5
relation R on a set A, relation R on set A is defined as R equals to xy, R equals to xy, x less than y है, and x square minus y square less than 9 है। दो अच्छे से ऑप्शन दे दिए और देन आपसे पूछा है देन R is, रिलेशन लिख के दिखा दो, हमें बस इतना ही जानना चाहते हैं हम। चलिए R equals to हाँ तो बेटा इस केस में देखिए जरा, x लेस देन y दिया है और एक ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करने के लिए बोला है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेस देन 9। तो इस केस में हम x लेस देन y, तो बहुत सारे केस हैं, अगर आप बनाना चाहें 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके बहुत सारे केस बन सकते हैं और इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम साथ के साथ क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इसके अंदर भी होल्ड करा करके देख लेंगे। सपोज करो मैंने x की वैल्यू ली 1 और y की ली है 2, क्या ये इनइक्वालिटी, ये दोनों जो वैल्यूज हैं x और y की, क्या इसके अंदर होल्ड कर पा रही हैं? ठीक से देखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसके बाहर मोड लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव y या पॉजिटिव y, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 3 4, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 आया और ठीक से देखा जाए तो ये प्लस का 3 आया और जो कि लेस देन 9 है, ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लेस देन 9। पहला वाला केस संभव है, 1 और 3 रखें, जब पहले वाले केस में 1 आया और दूसरे वाले में 3 का स्क्वायर आया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और उसके ऊपर मोड भी लगा हुआ है, तो माइनस का 8 और माइनस के 8 को बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 जो कि लेस देन 9 है, ये भी इक्वालिटी होल्ड करती है। जैसे ही आपने 1,4 रखा तो 1,4 रखते ही, जैसे अब यहाँ पर 1 रखेंगे हम, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 16 और 1 माइनस 16 आया माइनस 15, माइनस 15 को होल्ड करें तो कितना आ रहा है, प्लस का 15, प्लस का 15 क्या लेस देन 9 है? नहीं है। तो तीसरा वाला केस आते ही जब आपने 15 और 9 आ गया तो 1,4 ये इसने इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं करा, ये वाला केस खत्म हो गया। मतलब 1 के दो ही पेयर आ सकते हैं। अब आपका बात करते हैं 2 से, 2 और 3 ले लेते हैं क्योंकि x हमेशा छोटा रहना y से, पहली इनइक्वालिटी को होल्ड हमने कर लिया 2 और 3। 2 के साथ 2 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों आपके बराबर आ जाएंगे, बराबर वाले साइन इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक, 2,3 की बात करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वो भी मोड के अंदर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 5 मोड के अंदर से बाहर निकलेगा तो प्लस का 5 आ जाएगा जो कि लेस देन 9 है। ये वाला इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, सेकंड वाली को। अगर मैं बात करूं 2,4 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया 4, 4 का स्क्वायर आया 16, तो 16 माइनस 4 आ गया आपका माइनस का 12 जो कि बाहर निकल करके आएगा 12 और लेस देन 9 नहीं है, संभव ही नहीं है ये वाला। तो ये वाला इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा है। बचा क्या है, एक आपका 3 बचा, तो 3 और 4 क्या होल्ड कर रहा है, इसे और देख लीजिए। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16, तो 9 7 16, 7 आया वो भी नेगेटिव का, यहाँ पर आया पॉजिटिव का 7 लेस देन 9, ये संभव है। 3 और 5 अपने आप ही होल्ड नहीं करेगा, तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे इसके, ये जो रिलेशन आ गया आपका रिलेशन, इस रिलेशन ने आपकी दोनों इक्वालिटी को होल्ड किया है x और y को। इसमें इतना संभवतः टाइम नहीं लगने वाला, ये सिर्फ इलैबोरेशन की वजह से इतना संभव टाइम लगा है, इतना जो भी लगा है आपका 1-2 मिनट। अगर आप डायरेक्टली चाहते तो भी हो जाता, 1 3 1 2 केस खत्म, 2 3 2 4 ये वाला केस सही है, ये वाला खत्म। तो ऐसे करके सीक्वेंस बना करके भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता जितना 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करने में लग रहा है टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रिलेशन आ गया आपका 1 2 1 3 2 3 और 3 4। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका एक अच्छा और आसान केस है, लेट आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन
let R be the reflexive relation on a finite set A having an element and let there be m order pairs, in R, then इनक्वालिटी हो रही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होगा, m लेस देन n इक्वल्स टू n होगा। तीसरा केस है m इक्वल्स टू n होगा और फोर्थ केस है आपका m लेस देन n होगा। ऐसे केसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बस एग्जाम में इतना ही जरूरी है। याद रखिएगा रीडिंग सबसे बड़ी स्किल्स में से एक स्किल्स है, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सवाल इतने सारे बल्क में हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना। हर एक सवाल को सिर्फ अच्छे से पढ़िए, बस बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िए कि वो जो हम बिलोंग्स टू देखते हैं कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इंटीजर से करता है, नहीं करता है, बहुत बारीकी से रीड करना है। एक बार आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, इस सवाल को भी पढ़ने में ही एक बारी में हो सकता है आसानी से। देखिए एलिमेंट कितने m, बात खत्म हो गई। ऑर्डर पेयर है m, इसको मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, अलग तरीके से कर लेते हैं। ले लीजिए a के अंदर एक एलिमेंट है, सिर्फ एक। अगर मैं इसका इसी के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाऊं तब क्या आएगा, 1 का 1 के साथ ही 1 1, ऐसा संभव है। एक ऑर्डर पेयर आ गया, 1 1 आ गया, ठीक। अगर मैं a के अंदर 1 और 2 डाल दूं तब a का a के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊं, सपोज करो 1 2, तब 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक। 4 केस बने, कितने 4 केस। अगर मैं a और b का सेट बनाता हूं 1 2, b को हम a ले लेते हैं, ये लीजिए a क्रॉस b का ऑर्डर पेयर 1a 2a। अब इन तीनों केसेस से आपको क्या सीखने को मिला, इसके अंदर एलिमेंट कितने थे 1, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 1, a क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट आया 1, आसान है, ऑर्डर पेयर 1 आ गया। इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने आए 4, इसके अंदर 1 2 और 1 3। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट होते और इसके अंदर 2 एलिमेंट होते तो 2 3 जा कितना आता 6 आता। तो जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो हमेशा एलिमेंट से बड़ा आ रहा है, बस इतनी सी तो बात है। n एलिमेंट हैं और ऑर्डर पेयर हैं m, और ऑर्डर पेयर की जो संख्या आ रही है वो एलिमेंट से सीधी सी बात है, या तो ज्यादा आ रही है इक्वल आ रही है, यहां पर इक्वल आई थी यहां पर ज्यादा आई थी, तो पहली वाली इक्वालिटी देखती सीधा टिक कर देना। तो इसमें कोई इतना जबरदस्त क्वेश्चन नहीं था, लैंग्वेज भी इतनी टफ नहीं थी, रीडिंग स्किल्स देखने वाली बात थी बस। क्वेश्चन नंबर 11, n is the set of natural number, n is the set of natural number the relation R is defined on the relation R is defined on n cross n as follows AB RCD equals to A plus D equals to B plus C। तो ऑप्शन पूछा है then R equals to, ये क्या ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंट नेचर। तो
तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपके केस में कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और आपका लास्ट में इक्विवेलेंट नेचर का इक्विवेलेंस है। ये आपके चारों चेक करने हैं आपको। रिलेशन का पता कैसे चलता है कि वो रिफ्लेक्सिव है? जब कोई रिलेशन ए आर ए बिलोंग्स टू रिलेशन में आता है, यानी कि अपने आप के साथ ही रिलेशन में आता है, तब उसे हम रिफ्लेक्सिव नेचर का काउंट करते हैं। ठीक, अगर ए आर बी रिफ्लेक्शन बिलोंग्स टू रिलेशन है और इंप्लाइज दैट कि बी आर ए भी रिलेशन में हो, जैसे कि ए आर बी रिलेशन में है और बी आर ए भी रिलेशन में हो, तब आप उसे सिमेट्रिक नेचर कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तीसरा केस आता है अगर ए आर बी एंड बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी आर सी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, तब आप इंप्लाइज लगा के कह देते हैं कि ए आर सी भी रिलेशन में होगा, ए आर सी भी रिलेशन में होगा। अगर ये नेचर कोई रिलेशन दिखा रहा है तो उसे आप ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन आपके हो रहे हैं या हो पा रहे हैं, तब आप उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस नेचर, इक्विवेलेंस नेचर ये कहते हैं। चलिए तो चेक करने इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस नेचर है या नहीं है, या फिर बाकी सब में से कुछ है या नहीं है। इन्होंने क्या बोल दिया कि ए की जगह ए बी लिख दिया और बी की जगह सी डी लिख दिया, मतलब केस को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। तो हम ए को हम ए बी ले लेते हैं, कैपिटल ए बी, और ये दूसरा वाला ये आप सी डी मान के चल सकते हैं, और सी को अगर आपको मान के चलना है तो ई और एफ मान करके चल सकते हैं। ठीक, पहले वाले केस को देख लेते हैं, ए बी आर ए बी। इसको जब हम चेक करेंगे, इस रिलेशन को आप ठीक से ऑब्जर्वेशन में रखिए कि ए पहले डी के साथ सम हुआ है, ए पहले डी के साथ सम हुआ है और बी सी के साथ सम हुआ है। पहले वाले रिलेशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो डी के साथ रिलेशन में है, यानी कि सेकंड वाले के सेकंड वाले पार्ट के साथ रिलेशन में है, और बी सी के साथ रिलेशन में है। तो यहां पर अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, संभव है। अगर मैं इसे आगे पीछे कर दूं, मैं लिख सकता हूं बी प्लस ए, तो b प्लस ए इक्वल होगा a प्लस बी के। सेम ही चीज लिखी हुई है, यानी कि ए बी रिलेशन में है ए बी के। ठीक, पहला वाला केस आसानी से संभव है कि a प्लस बी के बराबर आएगा, तो वो आपका कैसा आ गया? रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है। a प्लस बी के समान आ रहा है और यही आपके रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है। ठीक, इसके बाद हम सिमेट्रिक नेचर की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव वाला हो गया, सिमेट्री वाले को चेक करते हैं। ए बी रिफ्लेक्शन में है सी डी के, तब आपने लिखा a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर मैं इसी को थोड़ा आगे पीछे कर दूं, किसको? d को यहां लिख देता हूं, d प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस बी, d प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस बी, और c प्लस बी को इधर ले आते हैं हम, क्या? c प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। ठीक से देखिए हमने क्या करा है कि a प्लस डी और b प्लस सी तो इन्होंने दिया ही हुआ है, ये तो गिवन डेटा है हमारा जो हमने यहां लिखा है। हमने d को इधर लिखा है और a को इधर लिखा है, d प्लस ए, और b प्लस सी को c प्लस बी लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके गए, इसे राइट साइड में। अब ठीक से देखिए कि जो c है वो किसके साथ जगह पर आ गया है? c b के साथ रिलेशन में है और d a के साथ, यानी कि अगर इसे रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप क्या कहेंगे कि सी डी रिलेशन में है ए बी के। ये देख पा रहे हैं? ये चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सी डी रिलेशन में है ए बी के। ठीक, उसका बिल्कुल रिवर्स लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखा है जो आप चाह रहे थे कि सी डी ए बी के रिलेशन में आएगा, बिल्कुल आ गया। तो ये आपका कैसा नेचर का होगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नेचर आ गया। अब यहां से भी चेक कर सकते हैं, सी बी डी ए, सी बी डी। ठीक, इसके बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव नेचर के बारे में। तो दोनों नेचर आपके
आ गए हैं रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। ट्रांसिटिव नेचर देख लेते हैं। ए बी रिलेशन में है सी डी के, तो आपने लिखा a प्लस टी इक्वल टू बी प्लस सी। आपने कहा कि सी डी रिलेशन में है ई एफ के। जब हमारा सी वाला पार्ट ऐड होता है तब की बात कर रहे हैं हम। ए आर बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी आर सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए आर सी बिलोंग्स टू रिलेशन वाला पार्ट आता है तब की बात कर रहे हैं। सी वाला पार्ट एक्चुअल में दिया नहीं होता है। सी वाला पार्ट हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, यहां पर भी हम अपनी तरफ से एफ मान लिया। ये लीजिए सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, डी प्लस ई, ये चीज दिखाई दे रही है। सी प्लस एफ डी प्लस ई के हम सी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ए प्लस डी माइनस बी, ए प्लस डी माइनस बी मैंने यहां रख दी, ए प्लस डी माइनस बी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। यहां से d से d कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, a प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। अगर इसे आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं तो क्या ये a ये b इधर जाएगा, d नहीं बचेगा, ये वाला b इधर जाएगा, तो b प्लस ई। यहां से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये a b और e f नजर नहीं आ रहे? तो ये क्या लिखा हुआ है, ए बी रिलेशन में है ई एफ के। जब ए बी रिलेशन में है सी डी के और सी डी रिलेशन में है ई एफ के और ए बी रिलेशन में आ गया ई एफ के, ये लीजिए, तो कैसा नेचर का आ गया, ये ट्रांजिटिव बिहेवियर का आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन में है। इसका मतलब ये वाला जो केस था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नेचर का है। तो एक्चुअल में ये वाला जो रिलेशन दिखा रहा है ये एक इक्विवेलेंस नेचर है, इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा। इतना सा केस था और ये आपका समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इस केस को बेटा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो थोड़ा सा एक बार करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Let a equals to 2 4 6 8, let a equals to 2 4 6 8, ठीक, and define r equals to 2 4, r equals to 2 4 4 2 4 6 6 4, then r is। तो इससे अच्छा या आसान क्वेश्चन करने को नहीं मिलेगा, जल्दी से बता दो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, या फिर कौन सा नेचर का है, जल्दी से बताइए। तो 2 4 और 4 2, 4 6 और 6 4 हो गया। एक ही बारी में समझ में आना चाहिए कि जब अगर सपोज करो यार 2 2 4 4 6 6 और 8 8 जैसी टर्म लिखी होती तो ये आपका कौन सा नेचर हो जाता, रिफ्लेक्सिव। ठीक, 2 4 और 6 4 लिखा हुआ है, सीधी सी बात है सिमेट्रिक नेचर का है ना, किसका, सिमेट्रिक नेचर का। तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। हालांकि हम रिलेशन लिखने सिखाएंगे कि ये वाला केस कैसे बिहेव करेगा आपका, कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और उसको भी अगर काउंट करना है तो पूरे रिलेशन को आप लिख देंगे और उसे आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन एक ही लाइन का था। क्वेश्चन नंबर 12 13 पे चलते हैं। Let r equals to 1 1 2 2 3 1 1 3 2 4 4 2. Let r equals to 1 1 2 2 3 1 1 3
2 4 और 4 2, ठीक। बी द रिलेशन ऑन A इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो पूछा गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें तो, और इस केस को आपको सॉल्व करना है। तो ये वाला केस सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन ये जो हम बुक से लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक तो ये बोर्ड वैसा नहीं है जो जलने वाला होता है, आजकल नया बोर्ड आने लगा है एलईडी लाइट वाला, है ना। तो उसमें क्वेश्चन तो पहले से फीड होते हैं और वो आसानी से टिक 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 करके सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सोल्व कर दिया करते हैं। एनसीईआरटी भी जब हम सोल्व कराते हैं तब भी बुक से इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के पास हो सकता है एनसीईआरटी ना हो, तो इसीलिए भी क्वेश्चन हमें लिखना होता है। तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा पता भी रहता है कि हमने क्वेश्चन क्या लिखा है। और हालांकि कोई और जो भी करते होंगे वो भी बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से लेते होंगे, है ना। अपनी तरफ से क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता है, किसी को इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि आईआईटी में बल्क में क्वेश्चन आते हैं और इतने क्वेश्चन याद रखने की संभावना होती नहीं है ना। और ऑप्शन कोई बचा नहीं है कि बुक देख ले उसके सामने लिख दे, तो ज्यादा बेहतर रहता है कि सामने से ही क्वेश्चन हो जाता है। चलिए फिलहाल इस केस को देख लेते हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नेचर का है? रिफ्लेक्सिव नेचर आपका 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 और 4 4 नहीं आया। 3 3 और 4 4 नहीं आया तो मतलब रिफ्लेक्सिव नेचर तो नहीं है। चलिए रिफ्लेक्सिव वाला केस समाप्त हो गया पहली लाइन में। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक नेचर है। 3 1 1 3 आया, 3 1 और 1 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 2 4 और 4 2 आया, 2 4 और 4 2 आ गया। ये लीजिए, ये किस नेचर को दिखा रहा है? आपका सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव बिहेवियर, जैसे कि 2 4, इसमें ट्रांजिटिव नेचर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर आपको चेक करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें रिलेशन में होता 1 2 2 3 और 3 1, ठीक। जैसे कि 3 1 यहां पर है, 2 3 यहां पर नहीं है और 1 2 भी यहां पर नहीं है, तो ट्रांजिटिव ये नेचर को दिखाता है। देखो जरा, 1 2 के साथ रिलेशन में है, 2 3 के साथ रिलेशन में है और 1 3 के साथ रिलेशन में है, या 1 3 आपका ये रिलेशन को दिखा रहा होता, तब आपका ये ट्रांजिटिव नेचर को दिखा दिया होता। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई केस मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आपका ट्रांजिटिव नेचर का नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो आपका इस एक ही लाइन का आंसर है कि ये सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। R equals to AB such that A and B belongs to I मतलब integer, and A plus B is even, A plus B is even। तो ये कैसा नेचर है? is even, तो ये आपका ऑप्शन मैं दे देता हूं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, दोनों है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। तो कैसा केस बन सकता है ये? तो एक इवन नंबर है और इवन नंबर में आपको पूछा गया है a प्लस बी इज इवन, ये रिलेशन दे दिया है, और एक रिलेशन है ए बी में। चलिए रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ केस अपनी तरफ से ले लेते हैं इवन नंबर या ऑड नंबर का, जैसे कि आपने 1 1 ले सकते हैं, 1 1 2 2 2 3 3। अगर सेम नंबर को रिलेशन में रखा जाए तो उन दोनों का सम तो इवन ही आना है, 2 और 2 4 3 और 3। तो मतलब इसका ये जो नेचर आ रहा है ये आपका रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिखाई दे गया एक ही लाइन में, रिफ्लेक्सिव नेचर एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया।
अगर हम बात करें कि क्या 1 और 3 इवन है, बिल्कुल है, 1 और 3 इवन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 3 और 1 इवन आएगा, 3 और 1 भी इवन आएगा। अगर मैं सपोज करूं 1 और 2 लेता, 1 और 2 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 1 और 2 ओड आ रहा है, तो वाला केस तो यहाँ पर सिरे से खाली हो गया। अगर 1 और 3 इवन है तो 3 और 1 भी तो कभी ना कभी लिखना पड़ेगा, कितना ही बड़ा इंटीजर हो, नेगेटिव इनफाइनाइट से अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कहीं तक भी इस रिलेशन को देखें हम, तो 1 और 3 जब कहीं भी आएगा तो दोबारा 3 और 1 भी आएगा, और 1 और 3 और 3 और 1 ठीक से देखिए, ये A B के साथ है और ये B A के साथ है, तो ये AR भी दिखा रहा है, ये BRA दिखा रहा है, तो दोनों ही आपके किस में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपके रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। BRA और AR भी दोनों ही आपके रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। अगर दोनों ही आपके रिलेशन के अंदर आ रहे हैं तो ये किस चीज को शो कर रहा है कि ये सिमेट्रिक नेचर का भी है और रिफ्लेक्सिव नेचर का भी है, तो बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों ही इसके आंसर आ जाते हैं। ये जो केस है आपका इवन की जगह ओड भी हो सकता है या कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इवन ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the relation this, हालांकि हमने पहले भी कर रखा है, on the set R of all real number, चलिए, तो ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर की जगह अगर लेस का भी साइन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, लेस के साइन में भी सेम केस ही लगता है ना। तो क्या ये ग्रेटर का साइन कौन सा नेचर लेकर के आया, कौन सा रिलेशन लेकर के आया, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या और भी है, इसमें ऑप्शन जरूर दिए होंगे आपको। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ ARA वाले रिलेशन की, यानी कि रिफ्लेक्सिव नेचर की बात करें, तो x क्या ग्रेटर देन होगा x से। अगर इन्होंने इक्वालिटी को होल्ड किया होता, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू x बोला होता, तब भी मैं मान सकता था, ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है कि एक बार ग्रेटर की तो इक्वल्स टू के बारे में तो सोचा, लेकिन इन्होंने बोला कि क्या x से ही बड़ा होगा, यानी कि 3 क्या 3 से ही बड़ा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव नेचर पहली लाइन में ही समाप्त हो गया, रिफ्लेक्सिव नेचर समाप्त। तो जो ग्रेटर वाला जो इनइक्वालिटी है, इसको होल्ड करने के बारे में पूछा कि ये क्या है आपका। अगर मैं बात करूं ARB के बारे में, ARB के बारे में, तो अगर x बड़ा है आपका y से, पहला केस, ठीक, इसका अब रिवर्स करते हैं, क्या y बड़ा हो जाएगा x से, बहुत आसान सी लैंग्वेज है, 3 बड़ा है 1 से, तो क्या 1 3 से बड़ा हो सकता है, सिरे से केस खारिज हो गया कि ये सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर मैं बात करता हूं मतलब BRA वाला रिलेशन होल्ड नहीं कर पाया, BRA वाला रिलेशन होल्ड नहीं कर पाया। अब बात करते हैं ARB, होल्ड कर रहा है रिलेशन, यानी कि x बड़ा है y से, ठीक। अब BRC की बात करें, BRC बिलोंग करता है रिलेशन से, यानी कि y बड़ा है z से, y बड़ा है z से, तो क्या x बड़ा हो जाएगा z से, देख लेते हैं। x मैंने माना था पिछली बार, कुछ मान के चले थे 10, इसे मान लेते हैं 4 या 5, तो 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल ठीक है। y है 5 और इसे z को मान लेते 3, तो 5 बड़ा है 3 से, तो क्या 10 3 से बड़ा है, देखो जरा, 10 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो जो तीसरा वाला रिलेशन आया ARC वाला, उसने होल्ड कर लिया, उसने होल्ड कर लिया कि जब x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो x भी z से बड़ा हो गया, एक ही लाइन का आंसर आना था, तो ये तुरंत ही निकल जाना चाहिए था। और इसका आंसर क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव नेचर को दिखा रहा है, कौन सा, ट्रांजिटिव नेचर को शो कर रहा है, ठीक, आसान है, हो सकता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, आपने क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। गिवन द रिलेशन r इक्वल्स टू 1 2 और 2 3, एक रिलेशन लिखा हुआ है ऑन द सेट 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 और इसमें एक रिलेशन इन्होंने लिख दिया है 1 2 और 2 3 और मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर व्हिच व्हेन एडेड टू r टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको इसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे, 3 ऑर्डर पेयर और ऐड करने पड़ेंगे 1 1 2 2 3 3। पहला केस संभव है, कम से कम हमारे पास 3 तो ऐड करने के लिए आए। अब अगर मुझे इसे सिमेट्रिक बनाना है, क्या सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है, तब इसके अंदर और क्या ऐड होना चाहिए? 1 2 है, कम से कम 2 1 और ऐड होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 और ऐड होना चाहिए। ये ठीक है। देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव नेचर बनने के लिए इसका हमने बोला कि इसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तो 1 1 2 2 और 3 3 का जुड़ना जरूरी है। कम से कम 3 ऑर्डर पेयर हमारे जुड़ जाएंगे। सिमेट्रिक बनने के लिए 1 2 के साथ 2 1 आ जाएगा और 3 2 3 के लिए 2 3 आ जाएगा। देखिए जरा, 2 3 और 3 2, यहां पर ये ARB को दिखा रहा है और ये BRA को दिखा रहा है। ठीक, अब इसके लिए हम एक चीज और बच गई हमारी लास्ट, ट्रांजिटिव नेचर, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहले अगर इस सेट को मैं पूरी तरीके से लिखने की कोशिश करूं, 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2, हमारे पास 1 2 और 2 3। इसके ट्रांजिटिव होने के लिए जैसे कि 2 1 से रिलेशन में है या 2 1 से रिलेशन में है या 3 2 से रिलेशन में है। देखिए जरा, 3 2 से रिलेशन में है और 2 1 से रिलेशन में है। क्या 3 2 से रिलेशन में है, ये A आ गया, ये B आ गया, यहां पर ये B आ गया, ये C आ गया। तो क्या A और C भी नहीं होना चाहिए? हमारे पास ट्रांजिटिव नेचर को चेक करने का तरीका क्या है? ARB बिलोंग्स टू रिलेशन एंड BRC बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ARC भी तो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। और C, क्या 3 का A के साथ 1 के साथ कहीं रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 के साथ 1 का एक रिलेशन ऐड कर दिया, ये लीजिए 3 1। और देख लेते हैं, 1 2 के साथ ऐड हो रहा है, 2 3 के साथ ऐड हो रहा है, तो क्या 1 3 के साथ ऐड नहीं हो सकता? एक ट्रांजिटिव नेचर को बनाने के लिए। तो यहां पर ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो 1 और 3 आपका A और C का किरदार निभाएंगे, यहाँ A और C का। तो 3 1 और 1 3 भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपके 2 एलिमेंट या 2 ऑर्डर पेयर ऐड हो गए। तो हमारे पास कुल मिला के ऐड कितने हो गए? कुल मिला के ऐड हो गए 3 ये, ठीक, 2 3 1 और 1 3 वाले 2, और 2 आपके ऐड हुए हैं 2 1 और 3 2 वाले, 3 2 5 और 2 7। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर व्हिच व्हेन एडेड टू R टू मेक एन इक्विवेलेंस नेचर। इसके ऑप्शन क्या है? 5 6 7 और 8, और आपका 7 जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर आ गया। तो हमने 7 ऑर्डर पेयर ऐड किए हैं ताकि ये आपका इक्विवेलेंस नेचर में आ जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। R is a relation, ये थोड़ा अच्छा और आसान केस है, from 11 12 और 13 to 8 10 और 12, 8 10 और 12, ठीक, defined by y equals to x minus 3 find R inverse equals to, यानी कि R इनवर्स निकालना है आपको कुल मिला करके। पहले R निकाल लेते हैं, फिर R इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन इससे इसमें है, तो ये आपके x की वैल्यू हो गई
और ये आपके y की वैल्यू को शो करेगा जरूर। तो y इक्वल्स टू x माइनस 3, हमें इसमें से एक में से रिलेशन देख लेते हैं। x की वैल्यू जब मैंने 11 रखी, सपोज करें कितनी 11, तो y की वैल्यू कितनी आई 11 माइनस 3 8। दूसरा केस ये हम r लिख लेंगे। जब हमने y की वैल्यू 12 रखी, 12 माइनस 3 9, ये वाला केस इसके अंदर नहीं है तो ये वाला केस शामिल नहीं हो पाएगा। जब हमने 12 रखी तो 12 के साथ 9 आ जाता, लेकिन 9 जो है वो आपका इसके अंदर है ही नहीं, तो इसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 13 की। जब आपने 13 रखा तो 13 माइनस 3 10, और 10 आपका इसके अंदर है तो ये भी आपका संभव है 13 और 10। ठीक, अब अगर आपको r इनवर्स लिखना है तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, जो इसका रेंज था वो इसके डोमेन बन जाएगा 10 13। तो r इनवर्स आपका आ गया 8 11 और 10 13। यहां पर लिख करके छोड़ नहीं देना, उसका इनवर्स जरूर कर देना है, तो ये आपका r इनवर्स हो गया।